अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलता है। अगर सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है, अब इस चार्ज पार्टिकल को तो अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी क्यों रिलीज करे उसका लॉजिक देखते हैं। देखो, कभी भी आप एक्सेलरेशन करोगे तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डी एक्सेलरेशन। अगर आपने एनर्जी सप्लाई देना बंद कर दिया, जैसे मान लो कि ये एक एनर्जी लेवल है E2, ठीक है, ये एक एनर्जी लेवल है E1 और यहां पे ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब सपोज किसी ने इसे एनर्जी दे दिया, ठीक है, इसे एनर्जी सप्लाई हुआ, तो एनर्जी सप्लाई हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी लेवल इसका E1 है और अगर उसमें इतना एनर्जी सप्लाई हमने कर दिया कि वो E2 तक पहुंच जाए तो ये चार्ज पार्टिकल इस एनर्जी लेवल तक पहुंच गया, ठीक है, तो यहां पहुंच गया। तो बोलेंगे इसमें कितना एनर्जी सप्लाई किया गया, तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। सो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। अब अगर सपोज एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिए तो ये तो पार्टिकल जो है यहाँ पे इसको वापस तो अपने आना है ना, घर जहां पे था ये E1 पे आना है इसको। मतलब जैसे सपोज आपने एक फुटबॉल था उसको किक कर दिया, और वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, लेकिन एक जनरल एग्जांपल देता हूं कि एक फुटबॉल था उसको आपने किक कर दिया, किक देने से वो गया ऊपर की तरफ या सामने की तरफ गया, कहीं जाके तो रुकेगा। तो ऊपर की तरफ गया तो उसको आपने एनर्जी दिया था तो ऊपर की तरफ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको रोकने की कोशिश की और एक पॉइंट पे जाकर उसको रोक दिया। फिर वापस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसको वापस अपनी तरफ खींचेगा, तो वापस कहां पे आएगा, जमीन पे। जमीन पे आया, गिरा, एक दो जंप लगाया और सारा एनर्जी फिर लॉस करके फिर कहां पहुंच गया, उसी लेवल पे पहुंच गया जहां पहले था। तो अब अगर सपोज ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होने के बाद डी एक्सेलरेट होता है तो यही पहुंचेगा। तो ये हो गया आपका डी एक्सेलरेशन, और ये पार्ट क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डी एक्सेलरेशन अगर आपने एनर्जी सप्लाई बंद कर दिया तो अब यहां पे कितना एनर्जी रिलीज हुआ, अगेन वही E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये जो एनर्जी वापस जो चार्ज पार्टिकल डी एक्सेलरेट हुआ तो डी एक्सेलरेशन में जो एनर्जी, ये एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ, ये रिलीज हो रहा है। तो जब ये एनर्जी रिलीज होगा तो ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था व्हेन चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड एनर्जी रिलीजेस, एंड एनर्जी रिलीजेस इन फॉर्म ऑफ EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में EM रेडिएशन बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मूव करता है वेव के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो जब आप एक्सेलरेशन करोगे तो उसके अंदर डी एक्सेलरेशन छिपा हुआ है, तो जब भी हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे तो उस प्रोसेस में हमें एनर्जी रिलीज होता हुआ मिलेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा वो रेडिएशन के फॉर्म में जो होगा उसको बोलते हैं EM रेडिएशन। वो ट्रेवल करता है वेव की तरह तो उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है। अब देखो ये वेव रिलीज हो गया, अब पॉइंट्स क्या 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 है देखो, इसके नाम में ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ electric and magnetic field. Magnetic field, and both fields will be perpendicular to each other. Both field will be perpendicular to each other and they will be in a plane perpendicular to direction of propagation.
एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो कि ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक तो ये इसका, ये अगर डायरेक्शन का प्रोपेगेशन है, ये डायरेक्शन है, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन एक तो ये हो गया, ये वाला। तो मान लो एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं, दूसरे वाला प्लेन भी मान सकते हैं, फिलहाल इसको मानना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो दूसरा वाला है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन मूव कर रहा है, और दोनों ही इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल बी इन परपेंडिकुलर प्लेन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये ब्लू वाला जो हो गया वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन do not require any medium for their propagation. And third point, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी डिफरेंट टाइप्स है। जैसे मैं कुछ कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, यूवी हो गया, कॉस्मिक रे हो गया, गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे कैरी विद देम। तो उन जितने भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका जो स्पीड होता है वो सेम होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। बट ये जो पॉइंट है ये कहां पे होता है, वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम कंडीशन, ठीक है। तो अगर वैक्यूम बोला गया है तो स्पीड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर वैक्यूम नहीं हुआ, जैसे मान लो वाटर से ट्रेवल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है अब स्पीड घट जाएगा, लेकिन सबका स्पीड सेम रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इंफ्रारेड हो, यूवी हो, साथ में मतलब एक ही फैक्टर से रिड्यूस होगा। तो कॉस्मिक हो, चाहे वो विजिबल हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे वो यूवी हो, अगर पानी के अंदर से मूव कर रहा है तो सबका स्पीड वी है तो वी ही रहेगा, ठीक है। और वैक्यूम में जाएगा तो 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 पॉइंट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। पहले ही मैंने पॉइंट बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जब मूव करेगा तो साथ में क्या मूव करेगा, मैंने पहले बताया था कि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब आपने एक्सेलरेट किया था तो ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन एनर्जी रिलीज हुआ था, और ये एनर्जी जो रिलीज हुआ था वही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है। तो अगर एनर्जी रिलीज नहीं होता तो ईएम रेडिएशन भी रिलीज नहीं होता। तो एक पॉइंट यहाँ पे हिडन ही है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ईएम रेडिएशन का मतलब है एनर्जी मूव कर रहा है। कोई भी रेडिएशन मूव करे ईएम रेडिएशन का, उसमें क्या बोलेंगे, एनर्जी मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये लिख के बताता हूं कि कैसे यहाँ पे क्या क्या टाइप्स हैं इनके, जो मैंने बोला था अभी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रेंज है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उनको एनर्जी या उनके किसी पैरामीटर पे हम अरेंज करेंगे तो उस ऑर्डर को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैं यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं, बाद में बता दूंगा एनर्जी का ऑर्डर ऐसा क्यों है जब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लेंगे। तो फिलहाल मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, तो लिखेगा व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन are arranged
on basis of a certain parameter, then the order is called as electromagnetic spectrum. तो अभी जो मैं लिख रहा हूं वो एनर्जी के बेसिस पे है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है कॉस्मिक रे से, फिर उसके बाद आता है गामा रे, उसके बाद आता है एक्सरे, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आएगा यूवी, फिर आएगा विजिबल, फिर आएगा इंफ्रारेड, फिर आपका आएगा माइक्रोवेव, फिर आपका आएगा रेडियोवेव। मतलब ये जो भी आप ऑर्डर लिख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इन सबको हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो कुछ तो होना चाहिए ना। आपने एनर्जी लिख दिया, चलो मैंने लिख लिया, आपने मान लिया, तो कुछ तो रीजन होगा ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है जिनके बेसिस में इन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखिएगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट आएगा? तो आएगा वेवलेंथ, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। तीसरा इसमें क्या आएगा? वेव नंबर, जो काम का अपना है, बाकी तो हमने पहले भी क्लास 9 में भी इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लास 11 में जो काम आएगा, जो कंप्यूटर एग्जाम में काम आएगा, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और टाइम पीरियड। ये मेजर है जो चार में काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं वेवलेंथ। तो बोलो, वेवलेंथ का डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ड्रॉप। जैसे मान लो यहाँ पे है, ये आपने कर्व ड्रॉ किया, तो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट तो मतलब ये हो गया ना, और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रॉफ तो ये हो गया। ये आपका सी है, क्रेस्ट है, और ये आपका ट्रॉफ है। तो मुझे ये बताओ अगर कोई बोलेगा मैं यहां से लेके यहां तक मेजर करता हूं, तो क्या नहीं होगा ये डिस्टेंस? तो लॉजिक क्या है वो देखो, लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, वेव लेंथ के डेफिनेशन में, नाम में उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। बोलता है मैं लेंथ हूं, किसका लेंथ हो? तो मैं वेव का लेंथ हूं। मतलब ये अगर कोई ड्रॉ करता है, इसका मतलब क्या हुआ? एक वेव बन गया ना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या बना? एक वेव बना। सो लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल, बिकॉज वेव जो है वो साइक्लिक है नेचर में, तो लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। तो अब देखो, कोई बोलेगा यहां से, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देखो वन साइकिल बोलने का मतलब है जिस पॉइंट के बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूं, तो उसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट के बाद देखो फिर से नया साइकिल शुरू हुआ, ठीक है। अब सपोज यहां पे फिर से एक शुरू हो जाएगा, तो देखो इस पॉइंट पे आके उसने फिर से अपने आप को दूसरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो बोलेंगे यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिर से एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये भी एक वेवलेंथ है, ठीक है। ये भी एक वेवलेंथ है, ये भी एक वेवलेंथ है। तो कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो, बस ये ध्यान रखना कि वो वहां पे वन साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई बोलता है मैं इस पॉइंट को लेता हूं, तो इस पॉइंट से लेके हमें इस पॉइंट तक जाना पड़ेगा, तो बोलेंगे वन साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो बेसिकली क्या है ये? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन
one wave or one complete cycle? In one complete cycle. ठीक है, तो इस तरह से आया है, समझ में आया? अब देखो वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, तो पहले लिखा मैंने क्या बोला था, लेंथ है, लेंथ ऑफ वन, डिस्टेंस है, मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा। बट इन दो के टर्म्स में आपको डाटा कम मिलेगा, डाटा आपको ज्यादा मिलेगा नैनोमीटर के टर्म्स में, पिकोमीटर के टर्म्स में और एंगस्ट्रॉन के टर्म्स में। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है, कितना, 10 to the power minus 10 मीटर, गुड। और 1 नैनोमीटर 10 to the power minus 9 मीटर, 1 and 1 picometer is 10 to the power minus 12, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, यहां तक नोट डाउन करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, और थ्रू आउट द चैप्टर हम वैल्यू यही यूज करेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में हमें डाटा नहीं देगा। आप हम एक ही डाटा याद कर सकते हैं, 3 × 10⁸। अब पानी से जा रहा है, हवा से जा रहा है, घर के अंदर से जा रहा है, जहां से भी जाए, हम तो वैल्यू 3 × 10⁸ ही लेंगे, ठीक है। तो स्पीड हो गया ये। अब टाइम कौन सा होना चाहिए, तो जितने में आप एक साइकिल कंप्लीट करते हो, तो अगर लेंथ 1 साइकिल का है तो टाइम भी उसी का होना चाहिए, समझ रहे हो ना? अब देखो, तो ये टी क्या है, टी आपका है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पे ऐसा मान लेता हूं कि मान लो यहां पे बहुत सा वेव जा रहा है, ठीक है, और मैंने ऐसा बोला कि यहां से लेके यहां तक जितने भी, जब यहां से देखो कितना वेव हो गया, यहां तक 1 हुआ, फिर यहां से यहां तक 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और यहां तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 वेव है। तो अगर 9 वेव जाने में, यहां से यहां तक जाने में, मान लो 9 वेव जाने में अगर टोटल टाइम टी लगता है, ठीक है, 9 वेव जाने में टोटल टाइम अगर टी लगता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 9 इंटू टी। अब एक वेव जाने में टी टाइम लगता होगा, टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो एक वेव को जाने में टी टाइम लगा, तो 9 वेव को जाने में 9 टी लगा। अब मान लो टोटल टाइम टी है, तो यहां से हम टी क्या लिख सकते हैं, टी बाई 9। तो ये 9 क्या था, नंबर ऑफ वेव, और टी क्या था, टोटल टाइम। तो अब सपोज मैं डिफाइन करता हूं, इफ न्यू इज नंबर ऑफ वेव passing through a point in unit time, इसका मतलब t का वैल्यू कितना हो गया, बोलो, t का वैल्यू कितना हो गया, यूनिट टाइम बोला मतलब ये t जो है वो 1 हो गया, ठीक है। और 9 की जगह मैंने क्या रख दिया, न्यू रख दिया, ठीक है। वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट, जो यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम वो हमारे ऊपर नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके लिए आप ले रहे हो, किसके लिए कौन मेजर कर रहा है, सबका यूनिट अलग अलग होता है। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, मेरा यूनिट कुछ अलग हो सकता है, पर सेकेंड जनरल एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट के हिसाब से बोलते हैं। तो अगर टी आपका 1 हो गया और 9 जो था नंबर ऑफ वेव वो न्यू हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया टाइम पीरियड का, टी इक्वल टू 1/न्यू। तो अब डिस्टेंस क्या था, लैम्डा, पहले मैंने डिफाइन किया था, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, c इंटू 1/न्यू। तो फॉर्मूला क्या हो गया, c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे यूज करेंगे।
क्लास 9 में हम क्या पढ़ते थे, v इक्वल टू एन लैम्डा। वहां पे v होता था स्पीड ऑफ वेव, n होता था फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्लास 11 में फ्रीक्वेंसी को हम n से n न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाकी मतलब वही है जो वहां पे था, लेकिन n की जगह अब क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ के बाद अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया था, जैसे ये था न्यू फ्रीक्वेंसी था ना। देखो क्या था, इफ न्यू इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम, तो यही तो फ्रीक्वेंसी है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, अब बच गया यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होगा, पर यूनिट टाइम बोल रहा है, मतलब पर सेकेंड बोलते हैं, और इसको हम हर्ट्ज में बोलते हैं। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेव नंबर के डेफिनेशन नेम में इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे हमने वेव लेंथ में बोला था, लेंथ ऑफ वेव, तो वैसे ही नंबर ऑफ वेव। ठीक है, तो ये बोलता है कि सपोज जैसे यहाँ पे है, मान लो मेरा ये जो लेंथ है 1 यूनिट लेंथ है। अब कोई मुझे बताता है, बताओ इसमें कितना वेव बनेगा। तो ये जो नंबर है यही वेव नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ is called as wave number. So अब नंबर ऑफ, देखो यहां पे अभी मैंने बात किया था कि एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लैम्डा। एक वेव बनेगा तो लैम्डा बनेगा, तो नंबर ऑफ वेव भी तो बोला है। तो अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ वेव है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट इज कॉल्ड एज वेव नंबर, इसको मैंने n मान लिया, वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ठीक है, न्यू बार से, पूरे चैप्टर में न्यू बार से रिप्रेजेंट होगा, बोलते हैं इसको न्यू बार। ठीक है, अब एक वेव का लेंथ है लैम्डा। ठीक है, तो इसने कितना वेव कंप्लीट किया, n, मैंने माना n है, तो लैम्डा इंटू n किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ, आपका जो भी 1 यूनिट लेंथ हो, किलोमीटर में हो या मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। अब n को मैंने क्या बोला था, न्यू बार बोला था ना, n को मैंने न्यू बार बोला था, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका न्यू बार है। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू न्यू बार इज इक्वल टू 1। सो न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई लैम्डा। तो वेव नंबर का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे 1 बाई वेवलेंथ कर दो तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इन फॉर्मूलों पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन। एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट at 900 किलोहर्ट्ज। ठीक है, व्हाट वेवलेंथ डज दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, डज दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये न्यू दिया हुआ है, और लैम्डा आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। तो सी क्या हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 8,
और ये है 900 किलो हर्ट्ज। ध्यान रखना किलो है, किलो का मतलब 10⁻³ तो 900 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हर्ट्ज में करना, बिकॉज ये हर्ट्ज में पर सेकेंड है और सी में भी मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो पर सेकेंड कैंसिल आउट होगा, तो किलो हर्ट्ज रखोगे तो आपका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁵, दैट इज 1/3 इंटू 10⁻। तो 1000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना हो गया 333.3। और इसका यूनिट क्या होगा वो बता दो। मीटर होगा। क्यों? बिकॉज ये है मीटर पर सेकेंड में और ये है पर सेकेंड में, तो पर सेकेंड कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा। A radio station broadcast at a frequency of 1000 kilohertz, ठीक है। And the distance between radio station and observer, and the distance between radio station and observer is 9 kilometer. Then find the time interval in which signal travel the distance. तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन? टाइम निकालना है, टाइम पीरियड नहीं निकालना। टाइम पीरियड तो एक वेव का होता है। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इसने टाइम पूछा तो लोग टाइम पीरियड सोचने लगता है, बिकॉज अभी टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा है। देखो ये इसने पूछा है फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच सिग्नल ट्रेवल द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? 9 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस पता है, इसका स्पीड पता है हमें 3 इंटू 10⁸। तो कोई भी हो, आपको अगर टाइम पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यही तो होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल का फॉर्मूला गलती से भी मत यूज करना। अगर आपसे वो टाइम इंटरवल पूछता, केवल टाइम इंटरवल ऑफ वेव, तो आप वो फॉर्मूला यूज करते हैं। इसने पूछा टाइम इंटरवल इन विच सिग्नल ट्रेवल द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस इज 9 किलोमीटर, दैट इज 9 इंटू 10⁻³ divided by 3 into 10⁸, that is 3 into 10⁻⁻5 seconds। इतने समय में आपका सिग्नल ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? हम क्वेश्चन लिखना उनको। ये स्टैंडिंग वेव in a string of 42 centimeter long has a total of 6 nodes. Including those at the ends. Those at the ends. The wavelength of the standing wave is seven centimeter
ऑप्शन बी इज 16.8 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 10.5 सेंटीमीटर, फोर्थ पॉइंट 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्राई करो थोड़ा से। मैं पूछ रहा हूँ नोड का मतलब क्या होता है। अगर सपोज यहाँ पे लिखा है हैज ए टोटल ऑफ 6 नोड्स, इसका मतलब क्या हो? नोड वो पॉइंट होता है जहां पे वेव आके एक्स एक्सिस को टच कट करता है, जैसे यहाँ पे। तो ये अगर सपोज मैं बोलता हूं यहाँ पे, यहां से एक वेव निकला, कट किया, तो पहली बार कट किया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में इंक्लूडिंग दोज एट द एंड्स। तो ये सब पॉइंट्स नोड है, जहां जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया। इतना आपके पास नोड है। ठीक है, तो लिखा है इन ए स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग ऑफ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ए टोटल 6 नोड्स। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछा है वेवलेंथ, तो बताओ कितना वेव हुआ? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक वेव हुआ, और यहां से लेके यहां तक एक दूसरा वेव हुआ। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक आधा और हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव और ये 2.5 वेव। तो एक वेव साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? लैम्डा। तो 2.5 में कितना ट्रेवल होगा? मैंने बोला कि एक साइकिल में यहां से लेके यहां तक में अगर वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो फिर से लैम्डा ही ट्रेवल करेगा ना, और फिर से कितना ट्रेवल करेगा? लैम्डा बाई 2 ट्रेवल करेगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 1 साइकिल में कोई लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 2.5 साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मतलब 2.5 इंटू लैम्डा, डायरेक्टली लिखो ना, लिख सकते हैं 2.5। देखो लैम्डा प्लस लैम्डा ही तो कितना हुआ? 2.5 लैम्डा ही तो हुआ। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगाता है? 42 सेंटीमीटर लगाता है। तो लैम्डा इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 420 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना हो गया? 84 डिवाइडेड बाई 5, 84 बाई 5 कितना हो गया? 16.8 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो गया? ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये दिमाग में बैठा लो कि अगर एक साइकिल में लैम्डा है तो n साइकिल में n लैम्डा होगा। और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? जहां जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है उनको क्या बोलते हैं? हम नोड्स बोलते हैं। तो बोला था इंक्लूडिंग दोज एट एंड्स, तो इनको हम बोलेंगे नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है, और जहां पे सबसे ज्यादा मिलता है उसको बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, तो बोलेगा ये पॉइंट क्या है, तो बोलेंगे ये एंटी नोड है। ये वाला पॉइंट्स कितना है? एंटी नोड से। ये वाला पॉइंट एंटी नोड से। समझ में आया?